सुबह रिया बाहर गई थी। माँ ने मौका देखा और विवेक के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बेटा, एक बात करनी थी। हाँ माँ, आओ बैठो। बेटा, रिया ने कहा है खर्चा अलग करना है, मतलब किचन अलग, हम अपना खुद चलाए। बेटा, हम कहाँ से चलाएंगे, पापा की पेंशन इतनी नहीं है, दवाइयाँ हैं, घर का खर्च है। विवेक का चेहरा बदल गया। क्या बोला रिया ने? खर्चा अलग? ये कब बोला? बेटा रहने दे, बस तुझे बता रही थी। नहीं माँ, ये गलत है, ये घर मेरा है, तुम मेरे माँ बाप हो, ये कभी नहीं होगा। सुनो मेरी बात, कभी नहीं होगा ऐसा। माँ की आंखें भर आई। माँ रो मत, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा रिया से, लेकिन तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। विवेक उठा, अपने बटुए से कुछ पैसे निकाले और माँ के हाथ में रख दिए। ये रखो, दवाइयाँ लो, जो जरूरत हो, और सुनो, आगे से जो भी चाहिए सीधे मुझे बताना, रिया को या किसी को बीच में मत लाना, बस मुझे बोलना। मैं हूं ना तुम्हारा बेटा, हर जरूरत पूरी करूंगा हमेशा। माँ ने पैसे हाथ में थामे विवेक का माथा चूम लिया। खुश रह बेटा। माँ कमरे से निकली। पापा दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने माँ की आंखें देखी। माँ ने पैसे दिखाए। पापा के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। बात की उससे? हाँ, कह रहा है सब ठीक करेगा, रिया से बात करेगा। चलो, लगता है अभी भी हमारा ही बेटा है वो। हाँ, मुझे पता था मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बस वो तो रिया का असर था इसलिए। उस रात दोनों ने चैन से खाना खाया। पहली बार कई महीनों में नींद भी ठीक से आई। एक उम्मीद जो बुझती जा रही थी, आज उसमें थोड़ी सी लौ वापस आई थी। पल्लवी को जब पता चला कि माँ बीमार थी तो वो अगले ही दिन निकल गई। दरवाजा खोला तो दिखा माँ किचन में बर्तन धो रही है। हाथ में दस्ताने तक नहीं थे। माँ, तू बर्तन धो रही है? तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना अभी? अरे आ गई तो, कब निकली? माँ पहले ये बता, काम वाली कहाँ है? आज नहीं आई तो बस मैं ही कर लेती हूँ बेटा। और जिस दिन तू बीमार थी उस दिन भी तूने किया होगा ना? माँ चुप रही। रिया कहाँ है? बेटा रहने देना। नहीं माँ, नहीं रहने दूंगी। पल्लवी सीधी कमरे में गई। रिया फोन देख रही थी। रिया, माँ बीमार थी और घर का काम भी खुद कर रही है, तुम घर में हो, ये क्या है? पल्लवी दीदी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। और वैसे मैं तुम्हारी माँ की नौकरानी नहीं हूँ। किससे कहा नौकरानी हो? बहू हो, फर्क होता है। देखो तुम ना अपने घर जाओ, यहाँ आकर मुझे मत सिखाओ, ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं रहूं। तेरा घर है ना, तो उन बूढ़े माँ बाप को भी तो देख जिनके बेटी की कमाई से तू चैन से बैठी है। निकल यहाँ से, अब भी क्या भी निकल, और आगे से आने की जरूरत नहीं है, अपने ससुराल में रहा कर, समझी? रिया, विवेक, अपनी बहन को समझाओ। विवेक बाहर खड़ा था, उसने नजरें नीची कर ली। पल्लवी ने विवेक को देखा, कुछ नहीं बोला वो। पल्लवी का दिल टूट गया। उसने अपना बैग उठाया, माँ बाप के पास आई। दोनों की आंखें भरी थी। पापा के हाथ कांप रहे थे। माँ कुछ बोलना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। माँ, अपना ख्याल रखना। माँ बस रोती रही। पापा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। क्या बोलते? जो बोलना था वो तो कब का निकल चुका था उस घर से। पल्लवी दरवाजे से निकल गई, आंखें भरी थी, रोते हुए गई, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। दोपहर का वक्त था। माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। रिया को लगा घर में कोई नहीं है। वो बाहर बरामदे में बैठकर फोन पर बातें करने लगी। आवाज कमरे तक आ रही थी। हाँ माँ, बता रही हूँ, बहुत मुश्किल है यहाँ। दोनों बूढ़े हैं, घर में बोझ की तरह बैठे हैं, सारा दिन कमरे में, लेकिन खर्चा पूरा चाहिए। माँ की आंखें खुल गई। वो उठने लगी लेकिन फिर रुक गई। अरे माँ, मैं ही पाल रही हूँ उन्हें, विवेक को तो पता भी नहीं। उसकी माँ चुपचाप उससे पैसे ऐंठती रहती है, मुझसे छुपाकर। मैंने देखा था एक बार, हाथ में पैसे थे उनके, पूछो तो बोले दवाई की है, दवाई की है। हाँ हाँ माँ, अब मुझे क्या पता था शादी के बाद ये झेलना पड़ेगा। विवेक कमाता है लेकिन आधी कमाई तो इन्हीं पर जाती है। मैं क्या करूं, कब तक भाई? माँ के हाथ कांपने लगी, आंखें भर आई। उन्होंने तकिया मुंह पर रख लिया, आवाज बाहर ना जाए इसलिए। पूरी जिंदगी याद आ गई एक पल में। वो रातें जब विवेक बीमार पड़ता था और वो सोई नहीं थी। वो दिन जब पापा ने अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा बच्चों पर लगाया। वो सपने जो उन्होंने अपने बेटे के लिए देखे थे, और आज वो बोझ थे उसी छत के नीचे, उसी घर में। रिया की आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन माँ को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस आंसू थे जो रुक नहीं रहे थे। शाम को पापा कमरे में आए तो माँ की सूजी हुई आंखें देखकर रुक गए। क्या हुआ? कुछ नहीं।
अरे बताओ भी। माँ ने सिर हिला दिया। कुछ बातें कहने से दर्द और बढ़ जाता है, ये बात माँ समझ गई थी। अब अगले दिन सुबह माँ ने पापा को चाय दी। दोनों बरामदे में बैठे थे। माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सुनो, मेरा मन है कि गांव चले जाए। पापा ने चाय का कप नीचे रखा, माँ की तरफ देखा। गांव? हाँ, घर तो है वहां अपना, खाली पड़ा है, साफ करवा लेंगे, रह लेंगे। पापा कुछ देर चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। सच कहूं तो मेरा भी मन था। वो आम का पेड़ है अभी भी, वो चौपाल, यहाँ तो सांस लेना भी भारी लगता है अब। माँ की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। तो चलते हैं। शाम को विवेक आया तो दोनों ने उसे बिठाया। बेटा, हम गांव जाना चाहते हैं, वहां अपना घर है, वहीं रहेंगे। लेकिन पापा अचानक नहीं बेटा, मन तो काफी समय से था, बस अब जाना नक्की कर लिया। ठीक है, लेकिन माँ वहां कोई है नहीं, तबीयत खराब हुई तो? अरे बेटा, गांव में लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, अकेले नहीं रहेंगे। विवेक कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन बोला नहीं। अगले कमरे में रिया ने सब सुन लिया था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुरा दी। विवेक, अच्छा ही है ना, वहां खुश रहेंगे, यहाँ से ज्यादा आराम मिलेगा उन्हें। विवेक चुप रहा। जाने का दिन आया। माँ ने घर को एक बार देखा। वो किचन जहाँ उन्होंने सालों खाना बनाया, वो आंगन जहाँ विवेक खेला था, वो दरवाजा जहाँ पल्लवी की विदाई हुई थी। पापा ने बैग उठाया, माँ ने दरवाजे पर हाथ रखा, एक पल रुकी और फिर निकल गई। रिया ने दरवाजे से हाथ हिलाया। अच्छे से रहना मम्मी जी। माँ ने सुना, लेकिन मुड़कर नहीं देखा। कोई 3 महीने बीत गए थे। गांव में माँ पापा की दिनचर्या बन गई थी। सुबह उठो, आंगन में बैठो, चाय पियो, पड़ोसियों से बातें करो, शाम को चौपाल, रात को चैन की नींद। शहर वाली बेचैनी यहाँ नहीं थी। एक दोपहर माँ आंगन में बैठी मटर छिल रही थी, तभी बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई। पापा ने खिड़की से झांका। अरे, विवेक आया है। माँ के हाथ रुक गए। दरवाजा खुला। विवेक अंदर आया और पीछे रिया। अरे तुम लोग कब निकले, बताया क्यों नहीं? मम्मी जी आपके पैर छूने हैं। माँ हैरान हो गई। रिया ने झुककर पैर छुए, पापा के भी। पापा जी कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है, बैठो बेटा। माँ अंदर चली गई। विवेक पीछे आया। माँ बैठो ना, एक मिनट, कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? विवेक की आंखें चमक रही थी। उसने रिया की तरफ देखा। रिया ने नजरें नीची कर ली, हल्की सी मुस्कान थी चेहरे पर। माँ आप दादी बनने वाली है। माँ के हाथ से मटर की थाली गिरते गिरते बची। आंखें भर आई। सच में? हाँ माँ, सच में। माँ ने रिया को देखा। रिया की भी आंखें नम थी। आजा बेटा। माँ ने रिया को गले लगा लिया। पापा की आंखें लाल हो गई। उन्होंने विवेक का कंधा थपथपाया, बोले कुछ नहीं। शाम को तय हो गया कि माँ पापा वापस शहर चलेंगे। अगले दिन सामान बंधा। पड़ोसन काकी आई। उन्होंने सब देखा और माँ का हाथ पकड़ा। जा रही हो? देखा ना, मैंने कहा था, जरूरत पड़ी तो याद आ गए। काकी, सच बोल रही हूँ, जब थी तब तो कोई नहीं आया, अब बच्चा होने वाला है तो आ गए। संभल कर रहना बहन। काकी, बेटा अपना ही रहता है चाहे कुछ भी हो। और बहू भी बदल गई है, दिल से लग रहा है। एक बार माँ बनेगी ना, सब समझ में आ जाएगा उसे। भगवान करे ऐसा ही हो। होगा काकी, मेरा मन कह रहा है होगा। गाड़ी में बैठते वक्त माँ ने एक बार गांव को देखा। वो आम का पेड़, वो आंगन, वो चौपाल। लेकिन अब जाना तो है। उधर पल्लवी की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। अमित के एक दोस्त ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसका रिज्यूमे भेजा था। इंटरव्यू हुआ और पल्लवी का सिलेक्शन हो गया। पैकेज सुनकर अमित की आंखें फटी रह गई। यार तू तो मुझसे ज्यादा कमाएगी अब। हाँ तो दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि पार्टी दे। पल्लवी हंसी। कितने सालों बाद इतनी खुलकर हंसी थी वो। जब रिया को पता चला तो उसका रवैया एकदम बदल गया। अरे दीदी, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कब से कह रही थी कि आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की को नौकरी करनी ही चाहिए। पल्लवी ने रिया को देखा, कुछ नहीं बोली, लेकिन समझ गई। दीदी पिछली बातें छोड़ो, घर आया करो, मम्मी जी बहुत याद करती हैं आपको। पल्लवी माँ से मिलने आने लगी। माँ की आंखें चमकने लगती जब वो आती थी। और पैसा आया तो पल्लवी ने सबसे पहले माँ पापा को याद किया। हर महीने चुपचाप पापा के अकाउंट में पैसे डालने लगी। ये क्या है पल्लवी,
पापा रखो ना, मेरा मन है बस। अरे बेटा तेरी जरूरत होगी। पापा मेरी जरूरतें पूरी है, आप रखो चुपचाप। पापा की आंखें भर आई। पहली बार कई सालों में उनकी जेब भरी थी। दवाइयां वक्त पर आने लगी, छोटी छोटी जरूरतें पूरी होने लगी। वो झिझक खत्म हो गई जो हर महीने के आखिर में आती थी। पल्लवी बेटा, तूने तो जैसे सांस दे दी हमें। माँ चुप करो, चाय पिलाओ। माँ हंसी। वो हंसी जो रिया के आने के बाद से उस घर से चली गई थी, धीरे धीरे वापस आ रही थी। घर में बच्चे की किलकारियां गूंजी। माँ की आंखें खुशी से भर गई। पोता था, गोल गोल लाल लाल। लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। मम्मी जी, बच्चे को नहलाना है। हाँ हाँ बेटा, आती हूँ। और सुनिए, रात को 2 बजे वाली फीडिंग मुझसे होगी नहीं। आप बाहर का दूध दे दीजिएगा, मेरी नींद नहीं टूटती, बहुत थक जाती हूँ। ठीक है बेटा। और हाँ, कपड़े धोने बच्चे के मशीन में मत डालना, हाथ से धोना, स्किन सेंसिटिव है उसकी। माँ ने सिर हिला दिया। दिन भर माँ बच्चे को संभालती, रात को उठकर दूध पिलाती, कपड़े धोती, कमरा साफ रखती। रिया आराम से सोती। विवेक ऑफिस जाता। एक रात पापा ने देखा कि रात के 3 बज रहे हैं और माँ अभी तक बाहर है, तो वो उठकर बाहर आया। अरे अभी तक जागी हो? हाँ, बच्चा रो रहा था तो सुला रही थी। रिया कहाँ है? सो रही है, थक गई है बेचारी। पापा कुछ नहीं बोले, माँ को कमरे में ले गए। लेकिन उनके दिमाग में एक बात घर कर गई। अगले दिन उन्होंने ध्यान से देखा, रिया सुबह उठी, माँ को ऑर्डर दिया, लेट गई। दोपहर को उठी, फिर ऑर्डर दिया, और माँ भागती रही पूरे दिन। शाम को पापा अकेले बैठे थे। सब कुछ एक एक करके याद आने लगा। गांव से वापस बुलाना, रिया का अचानक बदला हुआ व्यवहार, प्यार से पैर छूना, मम्मी जी करना। पापा के मन में एक बात आई जो उन्होंने खुद से कही, जब जरूरत नहीं थी तब घर से निकाला, जब जरूरत पड़ी तो वापस बुला लिया, और अब ये बुढ़िया दाई बन गई है इसकी। उन्होंने माँ को देखा जो थकी हुई किचन में बर्तन धो रही थी, आंखें भारी थी, हाथ कांप रहे थे। पापा की मुट्ठी भींच गई, लेकिन बोले कुछ नहीं। बेटे से क्या कहते, बहू से क्या कहते, और कहते भी तो कौन सुनता। एक शाम पल्लवी आई हुई थी। माँ बच्चे को लेकर कमरे में थी, रिया बाहर गई थी। पल्लवी ने मौका देखा और विवेक के पास बैठ गई। भैया एक बात कहनी है, सुनेगा? हाँ बोल। माँ को देख रहा है, कितनी थकी रहती है, रात को उठती है, दिन भर बच्चा संभालती है। रिया क्या करती है पूरा दिन? अरे दीदी, रिया भी तो नई माँ है, वो थक जाती है। भैया नई माँ बच्चे को खुद संभालती है, अपनी सास को नौकरानी नहीं बनाती। याद है जब माँ बीमार थी, रिया ने तुझे डॉक्टर तक नहीं ले जाने दिया था? और याद है जब इन लोगों को गांव भेजा था और अचानक वापस बुलाया? क्यों बुलाया था भैया? विवेक चुप रहा। बच्चे के लिए बुलाया था, दाई चाहिए थी मुफ्त की, इसलिए। भैया आंखें खोल, प्यार से काम निकालना आता है रिया को। जब जरूरत थी तब घर से निकाला, जब जरूरत पड़ी तो पैर छूकर वापस बुला लिया। विवेक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिमाग में पल्लवी की बातें घर करने लगी। अगले कुछ दिन विवेक ने ध्यान से देखा। सुबह रिया उठती थी, माँ को आवाज लगाती थी, खुद फोन देखती थी। माँ बच्चे को नहलाती थी, कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी, और रात को थक कर चूर हो जाती थी। एक रात विवेक ने देखा कि रात के 2 बज रहे हैं। माँ बाहर बैठी बच्चे को थपथपा रही है। आंखें बंद होते होते खुल रही थी, लेकिन हाथ चलता रहा। विवेक वहीं रुक गया, कुछ देर देखता रहा। पल्लवी की एक एक बात उसे याद आने लगी, और पहली बार उसे लगा कि शायद वो गलत नहीं थी। माँ पापा की शादी की सालगिरह आने वाली थी। विवेक ने एक दिन अचानक कहा, माँ तुम और पापा नैनीताल चलो इस बार, 2-3 दिन घूमो, अच्छा लगेगा। अरे बेटा बच्चा है, कैसे जाए? मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेज कैसे होगा, बच्चा छोटा है, रात को उठना पड़ता है, मुझसे नहीं होगा अकेले। तो तेरी माँ को बुला लेते हैं, कुछ दिन हो जाएगा। रिया कुछ नहीं बोली। माँ पापा नैनीताल चले गए। पहली बार दोनों अकेले जा रहे थे। गाड़ी में बैठते वक्त माँ की आंखें चमक रही थी। रिया की माँ आ गई। पहले दिन तो ठीक रहा, दूसरे दिन रात को बच्चा रोया, रिया सोती रही। उसकी माँ उठकर बच्चे को चुप कराने लगी। सुबह खाना बनाना पड़ा, कपड़े धोने पड़े। तीसरे दिन विवेक ऑफिस से आया तो रिया की माँ मुंह फुलाए बैठी थी। विवेक बेटा एक बात पूछूं, तुमने अपनी माँ को क्यों भेजा? कितना काम है यहाँ, रात को उठो, दिन को काम करो, मेरी उम्र है क्या ये सब करने की? मेरे घुटने दुखते हैं, मेरी कमर में दर्द है। माँ जी बस 2 दिन की तो बात है। 2 दिन में हालत खराब हो गई मेरी, और तुम्हारी माँ रोज ये सब करती थी, वो बेचारी कैसे करती थी इतना? विवेक चुप हो गया। बेटा 2 दिन में मैं तो थक गई,
उन बेचारी का सोचो, बुढ़ापे में ये सब अच्छा नहीं किया तुमने। रिया ने माँ को घूरा, लेकिन रिया की माँ रुकी नहीं। सच बोल रही हूँ, अपनी माँ का ख्याल रखो बेटा, बहुत मेहनत करती है वो। विवेक ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन रिया की माँ की बातें उसके दिमाग में घूमती रही। जो उसकी माँ ने, अपनी माँ ने कभी नहीं कहा, वो आज रिया की माँ कह गई। माँ पापा नैनीताल से लौटे तो चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। कितने सालों बाद दोनों ने अपने लिए वक्त निकाला था। गाड़ी रुकी तो दरवाजे पर पल्लवी खड़ी थी। अरे पल्लवी, तू कब आई? बस माँ, मन था तो आ गई। सब अंदर आए, चाय बनी, बच्चा गोद में आया, लेकिन विवेक चुप था। कुछ देर बाद उसे सबको बैठने को कहा। रिया, रिया की माँ, पल्लवी, माँ, पापा सब बैठे। माँ पापा, मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ, बोल बेटा। विवेक की आंखें भर आई। वो उठा और सीधे माँ पापा के सामने झुक गया। माँ पापा, मुझे माफ कर दो। जो हुआ इन सालों में, जो तुम लोगों ने झेला, वो मेरी वजह से था। मैं देखता रहा और चुप रहा, मुझे माफ कर दो। माँ की आंखें बह निकली। पापा ने विवेक का सिर थाम लिया। अरे बेटा, उठ उठ जा बेटा। विवेक उठा, उसने पल्लवी की तरफ देखा। दीदी, तू हमेशा सही थी। मैंने तुझे बहुत दुख दिया। तूने माँ पापा का जो ख्याल रखा, जो मुझे करना चाहिए था, वो तूने किया। तू सच में बहुत अच्छी बेटी है और बहन भी है। पल्लवी की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं बोली, बस विवेक को देखती रही। वो भाई जो कभी खो गया था, आज वापस आया था। रिया का चेहरा तन गया था, वो उठने लगी। विवेक, ये क्या तमाशा है? बैठो रिया। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी ये सब। रिया, साफ सुन लो, आज के बाद इस घर में माँ पापा के साथ ढंग से रहना है, उनकी इज्जत करनी है। और अगर ये नहीं हो सकता तो अपना बैग उठाओ और अपनी माँ के साथ चली जाओ। मैं नहीं रोकूंगा। रिया ने माँ की तरफ देखा। माँ, चलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही। और बेटा, विवेक सही तो कह रहा है, मैंने खुद देखा है, यहाँ तू गलत है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी माँ उसके खिलाफ जाएगी। वो अपमानित महसूस कर रही थी। मुंह से कुछ नहीं निकला। वो कमरे में चली गई। उस दिन के बाद घर बदल गया। रिया विवेक के डर से माँ पापा के साथ ठीक से रहती थी, उनके लिए चाय लाती थी, बोलती ढंग से थी, लेकिन ये सब दिल से नहीं था। आंखों में वही कड़वाहट थी, वही अकड़ थी, बस ऊपर से एक परत चढ़ गई थी। माँ सब समझती थी, लेकिन अब वो घर में बेगानी नहीं थी। पापा के साथ आंगन में बैठती थी, चाय पीती थी। पल्लवी आती थी तो घर में रौनक होती थी, बच्चे की किलकारियां गूंजती थी। जो इज्जत छिन गई थी वो वापस आ गई थी। पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक। माँ ने एक शाम पापा से कहा, रिया सुधरी नहीं है, लेकिन अब डरती है। हाँ, और इतना ही काफी है अभी। माँ ने बाहर देखा। विवेक बच्चे को गोद में लेकर खेल रहा था। पल्लवी हंस रही थी। पापा की आंखें भर आई। कुछ घाव भरते नहीं, बस उनके साथ जीना सीख लेते हैं।